अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस के हवाले से। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस हमारे पास 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मूला पढ़ चुकी है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा और दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटेंस है हमारे पास। क्या है? ये कैपेसिटेंस है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या होगा, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। फ्री स्पेस ये कैपेसिटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस है। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये कैपेसिटेंस है जब दोनों मीडियम दोनों प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो मीडियम है वो क्या होगा, वो फ्री स्पेस होगा। फ्री स्पेस होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस ना हो, अदर देन फ्री स्पेस हो। क्या हो? अदर देन फ्री स्पेस। मैं इधर लिखता हूं, अदर देन फ्री स्पेस, मतलब कागज हो, रबर हो, गिलास हो, प्लास्टिक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ्री स्पेस ना हो, अदर देन फ्री स्पेस। तब कैपेसिटेंस को हम लोग डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे C डैश से। हम लोग कहेंगे C डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अपॉन डी, लेकिन इधर हम लोग एप्सिलॉन आर भी लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्यों? जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस था तो एप्सिलॉन R1 के बराबर था। हम लोग ये पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है? फ्री स्पेस है। अच्छा, C डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डिवाइड अपॉन डी। ये मेरे पास कैपेसिटेंस है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम अदर देन फ्री स्पेस हो। मेरा आपसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, C डैश ज्यादा होगा या C ज्यादा होगा? मतलब कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम अदर देन फ्री स्पेस हो या फिर फ्री स्पेस हो? आप जरूर कहोगे सर, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो तब कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं है। जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम अदर देन फ्री स्पेस हो, मतलब C डैश, ये कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा C से। अच्छा, आज का हम लोगों का टॉपिक भी यही है। आज का टॉपिक है अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। टॉपिक है क्या? EFFECT, अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। आज का टॉपिक है अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स, कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये मेरे पास कैपेसिटेंस है। ये मेरे पास क्या है? कैपेसिटेंस है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है? फ्री स्पेस है। ठीक। अच्छा, मैं यहां पर लिखता हूं C इज इक्वल टू C डैश। ठीक है, C डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी। ये मेरे पास सॉरी ये में हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है? अदर देन फ्री स्पेस है। ठीक है,
दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या है, मीडियम अदर देन फ्री स्पेस है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि ये किस चीज़ के बराबर है, ये किस चीज़ के बराबर है। आप कहोगे सर ये दोनों तो सेम है ना, तो क्या इसकी जगह मैं सी लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल सी लिख सकते हो। तो इधर मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ कि सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी डैश क्या है, ज्यादा है, मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा है व्हेन, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या हो, अदर देन फ्री स्पेस हो, एज कंपेयर टू जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो। ठीक है, मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी डैश ग्रेटर है देन सी से। अच्छा, यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैं सी की जगह क्या लिख लूं, सी की जगह, फोकस नहीं होगा, अगर मैं सी की जगह 5 लिख लूं डियर स्टूडेंट्स, 5 लिख लूं, ठीक, अगर मैं सी की जगह क्या लिख लूं, 5 लिख लूं, ठीक, और एप्सिलॉन आर की जगह 2 लिख लूं, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, इधर 10 लिख सकता हूं। ठीक, मुझे ये बताओ 10 बड़ा है या 5 बड़ा है। सी डैश 10 के बराबर, सी 5 के बराबर। तो आप जरूर कहोगे सर सी डैश क्या है, ग्रेटर है सी से। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रूव कर लिया, मतलब सी डैश क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा किससे, सी से। यहां तक समझ गए। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है। आप कहोगे सर एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, पढ़ चुके हैं हम लोग, RELATIV, रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर इसे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर को। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो है ना एप्सिलॉन आर को डिफाइन करें, तो आप एप्सिलॉन आर को किस तरह डिफाइन करेंगे। आप कहोगे सर ये देखो सी क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह आप डिफाइन करेंगे किस चीज को, एप्सिलॉन आर को। ये देखो ये सी एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई हो तो इस तरफ डिवाइड होगा, तो आप कहोगे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी डैश डिवाइड बाय सी। ठीक है, कुछ इस तरह। तो आप कहोगे द रेशियो बिटवीन, क्या, द रेशियो एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर रहे हैं, ये एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन है। आप कहोगे द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस, the ratio between capacitance when WHEN, when the medium is other than free space to the capacitance when the medium is free space। कुछ इस तरह आप डिफाइन करेंगे किसको, एप्सिलॉन आर को। एप्सिलॉन आर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किस तरह डियर स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है। और पिछले लेक्चर्स में हम लोग एप्सिलॉन आर को पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ डैश, कुछ इस तरह पढ़ चुके हैं, अगर याद आ रहा है। कुछ पिछले शुरू वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ इस तरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एप्सिलॉन आर की यूनिट्स। आप कहोगे सर एप्सिलॉन आर की यूनिट्स, देखो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी, ये सी कैपेसिटेंस की यूनिट्स होते हैं फेराड,
और इसके भी यूनिट होते हैं फेराड, सी के यूनिट्स कैपेसिटेंस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एप्सिलॉन आर के कोई यूनिट्स नहीं होते, नो यूनिट, ठीक है, एप्सिलॉन आर के यूनिट नहीं होते, यूनिट, नो यूनिट, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स आप इधर देख ले, ठीक है, गौर से सुन ले। अच्छा अभी देख ले डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो सी डैश क्या है, सी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सी डैश ज्यादा है, सी डैश बड़ा है एज कंपेयर टू सी, सी से सी डैश बड़ा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम अदर देन फ्री स्पेस होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो, ठीक है। मतलब सी डैश क्या है, सी डैश ग्रेटर है सी से, हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, ये 10 है 5, 10 जो है ना ग्रेटर है 5 से, ये तो मैथमेटिकली प्रूव किया। अभी वजह क्या है कि सी डैश क्यों बड़ा है सी से, अभी उसको समझने के लिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। क्या डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूं ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का क्या मतलब इंसुलेटर, ठीक है। हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटर। अभी डियर स्टूडेंट्स ये पोलराइजेशन के क्या मतलब होते हैं, पोलराइजेशन आपने सुना होगा, मतलब ये पोलराइजेशन का दौर है। पोलराइजेशन का मतलब है अलग अलग, जुदा जुदा, अलग अलग, किस चीज को अलग अलग, मतलब हर किसी ने जो है ना, हर कोई अपने से एक दूसरे से अलग अलग है। पोलराइजेशन का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग करना। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो लाइट क्या होती है, लाइट तो लाइट को हम लोग पोलराइज करते हैं, मतलब लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक उसको अलग अलग करते हैं, लाइट का जो है ना पोलराइजेशन करते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में नाइन्थ चैप्टर में, ठीक है। अभी देखो मैं आपसे पूछता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ये दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, ये साइडों पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ ये एटम ये पोलराइज है या नहीं, नहीं सर ये तो पोलराइज नहीं है। अभी अगर ये एटम को मैं कुछ इस तरह बना लूँ कि दरमियान में इस साइड पर क्या हो, न्यूक्लियस, और ये नेगेटिव चार्जेस एक तरफ, अभी देखो अलग अलग, ये एटम अभी क्या हो गया, अभी ये एटम पोलराइज हो गया, समझ गए। अच्छा अभी डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या है, कैपेसिटर बना रहा हूं, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अच्छा जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम लोग क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं, मतलब इंसुलेटर को रखते हैं, ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर को रखते हैं, ठीक। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के एटम है ना, एटम ये क्या होते हैं, ये पोलराइज होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव चार्जेस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को धक्का देगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को धक्का देगा। ये डाई इलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर के एटम से जो कि आपने दोनों प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ एक मीडियम, ठीक है, अदर देन फ्री स्पेस, वो उसके एटम से, वो कागज़ भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा ये पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव को अट्रैक्ट और पॉजिटिव को धक्का देगा। बिल्कुल इस तरह यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट और नेगेटिव को धक्का देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को धक्का देगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को धक्का देगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को धक्का देगा।
यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी देख लो, अभी ये हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन प्लेट्स की वजह से, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? EXTERNAL, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इधर देख ले डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सारे नेगेटिव्स को क्या कर लूँ, मिला लूँ ना, नेगेटिव्स को मिला लूँ, तो ये पॉजिटिव्स को मिला लूँ, ये पॉजिटिव्स को, जो डाई इलेक्ट्रिक मतलब पोलराइज, मतलब डाई मतलब डाई इलेक्ट्रिक। इसी वजह से हम इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको दोनों प्लेट्स के दरमियान रख लेते हैं तो ये पोलराइज हो जाता है। जब प्लेट्स के दरमियान से इसे निकाल लेते हैं, फिर दोबारा वो अपने जो उसका पुराना कंडीशन था उसी में आ जाता है। जब इसे, जो हमारे पास इंसुलेटर है, इससे दोनों ये प्लेट्स के दरमियान रख लेते हैं तो पोलराइज होता है। इसी वजह से हम डाई मतलब टू, इसी वजह से डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके दो पोल्स बन जाते हैं, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अभी देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेट की वजह से। बाकी देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे इंड्यूस्ड या फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जो हमारे पास, जो हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक रखा था इंसुलेटर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड या फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है, इंड्यूस्ड या फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए? अच्छा, देख लो, अभी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। जब दो वेक्टर्स, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2, जब दो वेक्टर्स क्या हो? अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? रिजल्टेंट कम होगा ज्यादा होगा? जरूर आप कहोगे सर रिजल्टेंट तो कम होगा। अगर ये वेक्टर कितने 10 मीटर का है ना, ये वेक्टर 3 मीटर का है, तो इनका रिजल्टेंट ये 7 मीटर का होगा। अगर ये वेक्टर्स कुछ इस तरह होते, इस तरह ये 10, ये होता 3, तो इनका रिजल्टेंट होता 13 मीटर का होता। समझ गए? अभी एंटी पैरेलल है ना, तो रिजल्टेंट क्या है? कम होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं ये रिलेशन V इज इक्वल टू E इंटू डी, पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अभी जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या एंटी पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? कम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, तो डायरेक्ट रिलेशन है भाई, कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स, समझ गए? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो इसी वजह से C डैश क्या है? ग्रेटर है C से। C डैश क्या है? ग्रेटर है C से। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।